जय श्री राम बेटा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आपके साथ अमलगामेशन ऑफ कंपनी। बेटा इस चैप्टर में क्या होगा जरा ध्यान से सुनना। मतलब दो कंपनी होंगी और एक कंपनी को दूसरी कंपनी क्या कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी। ठीक है जी, क्या कर लेगी, टेक ओवर। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये ए कंपनी है, ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड है। ठीक है, ये हमारी ए लिमिटेड है और ये क्या है, बी लिमिटेड है। तो क्या हुआ, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नई कंपनी बना दी, ए बी लिमिटेड। क्या बेटा, ए बी लिमिटेड। मतलब ये और ये दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नई कंपनी बना दी, ए बी लिमिटेड। तो इसे बोलते हैं अमलगामेशन। मतलब ये दोनों कंपनी अब क्या होगी, एक होगी। समझ आ गया बेटा, ए और बी दोनों के आपस में मैरिज होगी तो दोनों एक ही यूनिट बन गई। तो एमलगामेशन ऑफ कंपनी मतलब दोनों कंपनियां इकट्ठी हो जाएंगी। अब होता क्या है, वैसे तो ये जो कंपनी है ए बी लिमिटेड, इसको बोलेंगे अमलगामेटेड कंपनी। क्या बोलेंगे, अब 2 नंबर में आपसे ये बोलेगा अमलगामेटेड कंपनी कौन सी होती है, न्यू कंपनी जो बनी है वो। समझाया। और ये पुरानी कंपनी है ना, इनको बोलते हैं अमलगामेटिंग कंपनी। क्या बोलते हैं, अमलगामेटिंग कंपनी। ये भी अमलगामेटिंग कंपनी है। बात समझ आ गई। तो ये जो ये है इनको अमलगामेटिंग कंपनी बोलते हैं। ये दोनों बंद हो रही है, हाँ दोनों एक ही, ये बंद हो रही है बेटा, ये भी बंद हो रही है, ये भी बंद हो रही है। और नई कंपनी कौन सी बन रही है, ए बी लिमिटेड। तो जो बंद हो रही है वो अमलगामेटिंग है बेटा। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये जो है इसको क्या बोल सकते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में, न्यू कंपनी। क्या बोल सकते हैं, और इन्हें क्या बोल सकते हैं, ओल्ड कंपनी। बोलो समझ में आ गई नहीं आ गई। ये वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ये वर्ड यूज किया अमलगामेटेड, अमलगामेटिंग। क्योंकि ये ना हमारा अमलगामेशन एएस है, एएस 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, 14 नंबर एएस है, अमलगामेशन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनियों का यदि अमलगामेशन होता है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो सब उसने बताया हुआ है। तो जो ये चैप्टर कराऊंगा, ये चैप्टर नहीं है बेटा, एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो जो रूल और रेगुलेशन बता रखे हैं वो है, तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको ओल्ड कंपनी बोल सकते हैं, इसको न्यू कंपनी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये सेल हो रही है बेटा, ये दोनों कंपनियां क्या होगी, सेल। किसने खरीद लिया, एबी ने, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, परचेजिंग कंपनी। क्या बोल सकते हैं, परचेजिंग कंपनी। और ये कौन सी होगी बेटा, वेंडर कंपनी। क्या होगी बेटा, बोलो, वेंडर कंपनी। तो कोई मर्जी टर्मिनोलॉजी यूज कर लो बेटा। ये होता है अमलगामेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अमलगामेट, अमलगामेशन। समझ आ गया। ये अमलगामेटिंग कंपनी, ये अमलगामेटिंग कंपनी, या अमलगामेटेड। ये ऐसे भी हो सकता है, या इसमें ऐसे भी हो सकता है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसको टेक ओवर कर लिया बी लिमिटेड ने। किसने टेक ओवर कर लिया, बी लिमिटेड ने। तो अब देखा जाए तो ए को बी ने खरीद लिया तो ए तो बंद हो जाएगी, और बी ऑलरेडी पहले भी थी अब भी है। तो वही बात है, ये अमलगामेटिंग कंपनी और ये अमलगामेटेड। मतलब समझ आ गया, मतलब ये वेंडर कंपनी और ये परचेजिंग कंपनी है। वैसे तो इसको जब ए बी कंपनी और बी बी दोनों कंपनी अलग अलग है। अब बी भी एग्जिस्ट करती है और ए बी एग्जिस्ट करती है। तो अब एक एग्जिस्टिंग कंपनी को दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी ने खरीद लिया, तो एक्चुअल में इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें क्या था कि कंपनी अपने आप को दोबारा से रिवाइव करती है, कुछ पैसे माफ करवाती है डिबेंचर से, शेयर होल्डर से, है ना, और उससे जो उसकी वैल्यू डाउन हुई उनको राइट ऑफ करती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। याद आ गया, वो इंटरनल रहा, मतलब वो बाहर नहीं जाता, आपस में बैठ के आपस में कर लेते, दोबारा से पुनर्गठित कर लेते हैं अपनी कंपनी को, रिकंस्ट्रक्ट कर लेते, रिवाइवल कर लेते हैं। इसमें कंपनी रिवाइवल नहीं होती, तो ये कहती भाई कंपनी नहीं चल रही, कहता नहीं चल रही भैया इसको बेच दो। अब ये बी कंपनी भी है, इसने इसको टेक ओवर कर लिया, इसको, ये तो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन ये आपका अमलगामेशन के अंडर ही है, मतलब इसके ऊपर एएस 14 ही लगेगा। क्या लगेगा बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ही लगेगा। मतलब इसकी अकाउंटिंग वैसी होगी जैसे अमलगामेशन की होती है। तो इसलिए ये वहां नहीं पढ़ा आपने, यहां पढ़ेंगे।
मतलब कुल मिला के एक कंपनी बिक रही है, दूसरी खरीद रही है, या दो कंपनियां बिक रही है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों कंपनी बंद हो रही है, एक नई कंपनी इमर्ज हो रही है, तो ये तो अमलगामेशन ही है, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके ऊपर रूल भी कौन से लगते हैं, अमलगामेशन वाले लगते हैं। समझ आ गई मेरी बात, ये नोट कर लो जल्दी से। तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ मेथड ऑफ परचेज कंसीडरेशन, कितने मेथड है परचेज कंसीडरेशन के, दो। पहला मेथड हमारा नेट एसेट्स मेथड, और दूसरा क्या है, नेट पेमेंट मेथड। आगे बात समझे, मतलब हम पीसी जो है वो इन दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पीसी जो है वो इन टू मेथड से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात समझे, एक हमारा नेट एसेट्स मेथड और दूसरा नेट पेमेंट मेथड। अब क्वेश्चन में ये है कि नेट एसेट्स मेथड से पीसी कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन बाय नेट एसेट्स मेथड, बाय नेट एसेट्स मेथड। तो एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी फ्रॉम ओल्ड कंपनी, कहता है जो एसेट्स न्यू कंपनी ने ली है, मतलब परचेजिंग कंपनी ने ली किससे, वेंडर कंपनी से जो बिकी है उससे लिए, उसकी वैल्यू, और वैल्यू कौन सी, मार्केट वैल्यू लेनी है। एफएमवी का मतलब क्या, फेयर मार्केट वैल्यू, लेस जो लायबिलिटी ली है उसकी मार्केट वैल्यू, जो बच गया। अब मान लो 5 लाख की उसने एसेट्स ली, 2 लाख की उसने लायबिलिटी ली, तो अब वो नई कंपनी क्या बोलेगी, देखो जैसे मैंने एसेट्स ली 5 लाख की, तो मैंने तेरे को कितने रुपए देने, 5 लाख देने। कहता है हाँ, कहता देख 2 लाख की तेरी जिम्मेवारी तो ली है, लायबिलिटी क्या होती है, देनदारी, 2 लाख की मैंने देनदारी है, वो तेरी देनदारी मैंने ले ली तो अब उसको मैं दूंगी। अरे बोलो, तेरी देनदारी मैंने ले ली तो उनको अब मैं दूंगी, तो वो 2 लाख मेरे को वो देने भी तो पड़ेंगे तेरे, तो तेरे को 5 लाख के एसेट्स लिए, तेरी 2 लाख की जिम्मेवारी भी तो ली है, तो 2 लाख मैं उनको तेरे, तूने देने थे, तेरे ब्याह पर मैं दूंगी, तो 2 तो तेरे को मैं वहां पे कर दूंगी 5 में से, और तो बचा कितना, 3, तो 3 तू ले ले, इसलिए लाइबिलिटी लेस होती है, क्योंकि वो लाइबिलिटी ले ली तो उस लाइबिलिटी होल्डर को भी तो उसको देने पड़ेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये हमारा मेथड था किसका, नेट एसेट मेथड का। अब अगला बेटा नेट पेमेंट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पीसी का शॉर्ट फॉर्म परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड। बाय नेट पेमेंट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड लिख लिया। ऑल पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी, परचेजिंग का मतलब न्यू, वेंडर का मतलब ओल्ड। ऑल पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी, मतलब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को जो पेमेंट की। अब मेरी बात सुनना, कंपनी में आपको पता है क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सिलेक्ट करता है, शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं बेटा। कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। और शेयर कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। अब मालिक इक्विटी और प्रेफरेंस है, तो अगर ए लिमिटेड बिकी, बी लिमिटेड ने खरीद लिया, तो बी लिमिटेड इसको पेमेंट करेगी, बी लिमिटेड किसको पेमेंट करेगी, अरे बोलो, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को पेमेंट करेगी। अच्छा, ए लिमिटेड को जब पेमेंट मिलेगी तो वो ए लिमिटेड के पास जो पैसे आए वो किसके हैं, ए लिमिटेड के हैं, लेकिन ए लिमिटेड के शेयर होल्डर के हैं, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। समझ आ गई कि नहीं आ गई, वो ए लिमिटेड के क्या है बेटा, उनके हैं।
आप कहोगे दिनेश सर जो ए लिमिटेड की जो लाइबिलिटी है वो तो उसने ले ली बी ने, उनको तो बी लिमिटेड देगी। अरे बोलो, उनको तो कौन देगी? बी, क्योंकि बी ने तो एक लाइबिलिटी भर ली। एक बच्चा बोलता सर एक डाउट है, मैं क्या? सर मान लो ए लिमिटेड की कोई एक लाइबिलिटी है, मान लो वो बी लिमिटेड ने नहीं ली, बी लिमिटेड ने नहीं ली, तो फिर सर फिर वो लाइबिलिटी किसकी है? ए लिमिटेड की। फिर उसको पेमेंट कौन करेगी? ए लिमिटेड करेगी। सर ए लिमिटेड कहां से करेगी? ए लिमिटेड के पास जो पैसा है उसमें से करेगी। सर ए लिमिटेड के पास पैसा कहां से आएगा? जो ये पेमेंट करेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बात समझ में? तो मतलब ठीक है जी, ऑल पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी। आगे बात समझे? मतलब जो पेमेंट की है परचेजिंग कंपनी ने किसको बेटा? वेंडर कंपनी। अब बेटा बताओ वेंडर कंपनी के किसको पेमेंट करेगी? शेयर होल्डर को। समझ आ गई बेटा? किसको पेमेंट करेगी? तो ऑल पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी शेयर होल्डर, लिख लो। ऑल पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनीज शेयर होल्डर। वेंडर कंपनीज के शेयर होल्डर को जो पेमेंट की वो आ जाएगा। अब सर पीसी निकालो, निकल गया बेटा। अब वो कहता है वेंडर कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर को परचेजिंग कंपनी ने 5 लाख के शेयर दे दिए। बेटा बात सुन लेना, पीसी का मतलब ये नहीं कैश दे, बदले में अदर भी दे सकती है, अदर चीज। समझ आ गया? जैसे मैंने आपको पेमेंट करनी है 5,000, आपको मैंने 5,000 रुपये ना देके 5,000 का ये मोबाइल दे दिया, तो पेमेंट होगी या नहीं होगी? होगी। ये अगर कैश देता हूं तो इन कैश होगी, अगर ये देता हूं तो इन काइंड होगी बेटा। समझ आ गई मेरी बात? तो पीसी इन कैश भी हो सकती है और इन काइंड भी हो सकती है। इन काइंड का मतलब न्यू कंपनी कहती है ऐसे करो आप बदले में मेरे शेयर ले लो, किसको? ओल्ड कंपनी को अपने शेयर दे देगी। पैसे नहीं लेगी क्योंकि वो देने थे पैसे, उसके बदले में शेयर दे देगी। बात समझ आ गई नहीं आएगी? मतलब ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को जो भी मिला ना वो पीसी है। सर कैसे निकालेंगे? जो मिला उसका टोटल कर लो, जो मिला उसका क्या कर लो? 5 लाख के शेयर मिले, 2 लाख कैश मिला, 1 लाख का चेक मिला, कितना पीसी हो गया? 8 लाख। 5 और 2 7 और 1 8। तो यही बात है, ऑल पेमेंट जो भी पेमेंट थी मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी शेयर होल्डर, मतलब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी की शेयर होल्डर को जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी दिया वो हम पीसी मान लेंगे। उसका टोटल ऑल पेमेंट का टोटल कर लेंगे। ऑल का मतलब क्या कर लेंगे? टोटल। कई बार मैं ऐसे भी लिखाता हूं कि पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग और अमाउंट। समझा गया बेटा? पेमेंट टू मतलब किसको दिया? पेमेंट टू राम, पेमेंट टू श्याम लिखते ना, मतलब यहां लिख देंगे पेमेंट टू, मतलब मान लो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की। ओल्ड कंपनी की किसको पेमेंट की? इक्विटी शेयर होल्डर को। सुन लो पहले बेटा, पेमेंट इन मतलब क्या दिया? शेयर दिए, कैश दिया, चेक दिया। समझ आ गया? तो जैसे मान लो उसको शेयर दिए होगी तो अपने यहां लिख देंगे शेयर दिए, कैश दिया हो तो क्या लिख देंगे? कैश। यहां अपने उसकी क्या करेंगे? कैलकुलेशन करके देख लेंगे और यहां वो आंसर लिख देंगे। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी दिया वो लिख देंगे। और ये अमाउंट आ गई, इसका टोटल कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? पीसी आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई नहीं? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया उसकी कैलकुलेशन यहां कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगी। ये परफॉर्मेंस समझ आ गया, छोटा सा नोट कर लो। तो इस तरीके से हम पीसी निकाल लेंगे। चलो जी पीसी निकालिए, या तो ये कोई मेथड से या इस मेथड से, ठीक है। अब पीसी में क्या होगा? कौन किसको पेमेंट करेगा? कौन किसको पेमेंट करेगा बेटा? ए पेमेंट करेगी किसको? बी को? नहीं ऐसे थोड़ा था, ये एग्जांपल था। बी पेमेंट करेगी किसको? ए को। तो अपने को अब ये तो पीसी, अब अपने को क्वेश्चन में क्या करना होगा? देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आपको पीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लिया सर, और क्या पूछ सकता है? देखो जो कंपनी सेल हो रही है ये बंद हो जाएगी, बोलो बेटा।
और ये कंपनी क्या है, चलती रहेगी। तो अपने को इस कंपनी की बुक्स को क्लोज करना होगा। क्या करना होगा, क्लोज करनी होगी। जैसे आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी 12th में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे ना, वही काम होगा यहाँ पे। इसकी बुक्स क्या करनी है, क्लोज करनी है। ये परचेजिंग कंपनी है, इसने इसकी एसेट्स लायबिलिटी खरीदी है, तो वो सारी एसेट्स और लायबिलिटी यहां जाएंगी। तो ये उनको अपनी एसेट लायबिलिटी को अपनी बुक्स में लिखेगा। तो इसकी बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। मतलब अपने कहेंगे न्यू कंपनी की बुक्स में परचेज और की एंट्रियां करनी है, और इसकी बुक्स क्या करनी है, क्लोज करनी है। तो आपसे क्वेश्चन में या तो इसकी बुक्स पूछ लेगा या इसकी बुक्स पूछ लेगा। अपने क्वेश्चन जो देखे उनमें दोनों की बुक्स पूछ लेता है। दोनों की बुक्स आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, सीखनी तो दोनों की पड़ेगी अपने। तो इसकी यदि ओल्ड कंपनी की पूछेगा तो बुक्स क्लोज करवाएगा, और न्यू कंपनी की बुक्स पूछेगा तो आपको ओपन करवाएगा। और इसकी बुक्स पूछेगा तो इसके साथ बैलेंस शीट भी पूछ लेगा कि परचेज टेक ओवर करने के बाद नई क्या बनाओ, बैलेंस शीट। और नई बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बनाई थी। जो एसेट चेंज होगी उसको चेंज कर देना, जो इंक्रीज हुई इंक्रीज कर दो, जो डिक्रीज हुई डिक्रीज कर दे, और जिसमें कुछ भी नहीं होगा एज इट इज लिख दो। और अमलगामेशन में ऐसे बनेगी, इंटरनल में बनाई थी और हमने कंसोलिडेशन में बनाई थी। आगे बात समझे। तो अपने अब सीखेंगे ओल्ड कंपनी की बुक्स और न्यू कंपनी की बुक्स। ठीक है, अब सुनो, ये जो ये जो अमलगामेशन है, एएस 14 ने बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने बताया है अमलगामेशन। ये अमलगामेशन भी दो प्रवृत्ति का होता है, दो तरीके का होता है, दो मेथड होते हैं मेनली। एक तो होता है नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ, और एक मेथड होता है नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर। तो अमलगामेशन कितने टाइप का है, दो टाइप का। ये 2 नंबर पे क्वेश्चन आता है, लिख लो। नेचर ऑफ परचेज, और बेटा दूसरा क्या है, नेचर ऑफ मर्जर। नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर। अब आपको क्वेश्चन में बताएगा कि नेचर ऑफ परचेज है या नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक है जी। बेटा कुछ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो नेचर ऑफ मर्जर है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर नेचर ऑफ परचेज। कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ मर्जर। तो भाई है, जाया जल्दी आया। पहली कंडीशन बेटा, जो ओल्ड कंपनी थी, मतलब परचेजिंग वेंडर कंपनी थी, उसके मिनिमम 90% शेयर होल्डर, मिनिमम शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। मतलब उन्होंने बदले में शेयर होल्डिंग किसकी ले ली हो, न्यू कंपनी की ले ली हो। मतलब 90%, इसका मतलब ये हो गया बेटा 90% फेवर में थे अमलगामेशन के। ठीक है ना। तो
ओल्ड कंपनी 90% शेयर होल्डर, ओल्ड कंपनी 90% शेयर होल्डर एग्री टू टेक न्यू शेयर ऑफ न्यू टेक शेयर ऑफ न्यू कंपनी। समझ आ गया मेरी बात? मतलब ओल्ड कंपनी के 90% शेयर होल्डर एग्री हो जाए नई कंपनी के शेयर लेने के लिए। समझ आ गया? पहली कंडीशन। नंबर 2, न्यू कंपनी टेक ओवर all assets and all liability including reserve and of old company। पर नई कंपनी ने पुरानी कंपनी की सारी एसेट्स ली हो, मान लो उसके बाद 10 एसेट्स है पुरानी कंपनी, 10 की 10 लियो, 8 नहीं लियो, 2 छोड़ दी गई, ये पसंद नहीं है, नहीं लेती मैं, 8 लूंगी, फिर मर्जर नहीं है। सभी एसेट्स लियो, सभी लाइबिलिटी लियो, और जो ओल्ड कंपनी के पास रिजर्व थे जनरल सिक्योरिटी में वो सब लिया हो। समझ आ गया? थर्ड कंडीशन है ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एट बुक वैल्यू। वही लिख सकता था एट बुक वैल्यू। चार नंबर, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मेड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी इन शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, कैश नॉट अलाउड। ओल्ड कंपनी बिजनेस, ओल्ड कंपनी बिजनेस ओल्ड कंपनी बिजनेस कंटिन्यू बाय न्यू कंपनी। मतलब नेचर ऑफ बिजनेस नॉट चेंज। अगर ये 5 कंडीशन पूरी हो जाती हैं, ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कई बार,
कि नेचर ऑफ मर्जर की कंडीशन बताऊं तो आपने इस 5 लिखनी है। नेचर ऑफ मर्जर को पुलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, कई बार क्वेश्चन बताओ पुलिंग इंटरेस्ट मेथड क्या होता है, बच्चा कहता है ये तो कराया ही नहीं। नेचर ऑफ मर्जर को ही बोलते हैं पुलिंग इंटरेस्ट मेथड। ये नेट में भी क्वेश्चन आया है बहुत बार। पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, नेचर ऑफ मर्जर को ही बोलते हैं पुलिंग इंटरेस्ट मेथड। इस समझ लो बेटा। पहला है सिंपल, मैं भी याद कराऊंगा, अभी 1 मिनट में याद हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल भाई, सिंपल सी बात है। नेचर ऑफ मर्जर तब माना जाएगा, ध्यान से सुनना, जब 90% शेयर होल्डर पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर जो थे वो नई कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? मतलब 90 मिनिमम कितने, 90, मिनिमम 90% शेयर होल्डर ओल्ड कंपनी के न्यू कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए, नंबर 1। नंबर 2, न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी की सभी एसेट सभी लायबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, सभी एसेट सभी लायबिलिटी ली हो। ऐसे नहीं है 5 एसेट 2 लूंगी, 3 लायबिलिटी 1 लूंगी, सिलेक्शन नहीं किया हो, ऐसे सिलेक्शन ना किया हो। समझा कि मेरा? 10 एसेट ये ले ले, ये छोड़ दे, ये ले ले, ये छोड़ दे, ये ले ले, ये छोड़ दे ना, फिर नहीं, सभी एसेट सभी लायबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व लिए हो। अब ये 2 नंबर पॉइंट ना, 2 नंबर पॉइंट भी हो गया, और 3 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट का ही है, उसके साथ लिख सकता, वो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी किसने ली हो, बुक वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू उसकी ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट वैल्यू है उसी वैल्यू पे लिए हो। मतलब ओल्ड कंपनी के बुक्स में लैंड की वैल्यू 1 लाख है तो 1 लाख में ली हो। समझा की मेरी बात? बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू पे ली हो। समझा की? 3 नंबर कंडीशन वही है। 4 नंबर का कंडीशन कहता है कि अब न्यू कंपनी पेमेंट करेगी पीसी का परचेज, किसको, ओल्ड कंपनी को। तो ओल्ड कंपनी को जो पीसी में पेमेंट की है ना, वो किस में दी हो, शेयर में दी हो। मतलब पीसी में क्या दिया हो, शेयर दिए हो, कैश ना दिया हो। समझा क्या? पीसी में क्या दिया हो, शेयर। 4 हो गए। 5वां कहते हैं जैसे ओल्ड कंपनी का बिजनेस था शूज बनाने का, क्या बनाने का, और न्यू कंपनी का बिजनेस है सॉफ्टवेयर बनाने का। अब न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब कहते हैं जो ओल्ड कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस था ना उसको कंटिन्यू रखे, मतलब शूज बनाने का बिजनेस कंटिन्यू रखे। मतलब ये लिखा है ओल्ड कंपनी बिजनेस कंटिन्यू बाय न्यू कंपनी, मतलब न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के बिजनेस को क्या रखे, कंटिन्यू रखे। मतलब नेचर ऑफ बिजनेस नोट चेंज, मतलब वो शूज बनाते थे कहते हैं इसको बंद करो, यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे अपने, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन पूरी होगी, सुन लो, अगर ये 5 कंडीशन पूरी हो गई तो क्या है, नेचर ऑफ मर्जर है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नेचर ऑफ परचेज है। अब बच्चा कहेगा नेचर ऑफ परचेज की कंडीशन नहीं लिखाई, लिखवा दी बेटा, इसी में होगी। अगर ये परचेज मर्जर नहीं है तो क्या होगा, परचेज होगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, पक्का? पक्का? अब सुनो ध्यान से। अब इस चैप्टर में 2 चीज रहेगी, ओल्ड कंपनी की बुक्स बनानी और न्यू कंपनी की बुक्स बनानी, बस चैप्टर खत्म। मजाक नहीं करा, क्वेश्चन है फिर। तो सबसे पहले अपने करते हैं न्यू कंपनी की बुक्स बेटा, किसकी करते हैं? तो न्यू कंपनी की बुक्स मैंने लिखी हुई है। न्यू कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, देखो ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी को क्या बोलते हैं, न्यू कंपनी। मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, 1 नंबर एंट्री 2 3, ठीक है जी, ये अमाउंट ऐसे समझाने के लिए लिखी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 5 6 7, ये 7 एंट्रीज आपको नोट करनी है, ठीक है। इस 7 एंट्री को मैं पहले समझा देता हूं, फिर लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी आप, ठीक है। तो पहले आप इनको समझ लो बेटा। देखो सबसे पहले ये कहता है व्हेन बिजनेस इज परचेज, जब न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी का बिजनेस खरीदेगी तब क्या एंट्री करेगी। अब बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट क्या करेगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहां पर क्या अमाउंट आएगी, पीसी की अमाउंट, पीसी, पीसी मतलब परचेज, ठीक है जी। बिजनेस
खरीदने पर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। अब ये नया वर्ड दिया आपके लिए, लिक्विडेटर। कहां यूज हुआ था ये लिक्विड? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में, जब कंपनी बंद हो रही थी तो वो कहेगा नहीं आप नहीं बेचोगे, कोर्ट या गवर्नमेंट एक अपॉइंट करती व्यक्ति वो सभी एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा, पर पहले प्रेफरेंशियल को देगा, फिर फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को, फिर अनसिक्योर्ड को, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर को, फिर इक्विटी, ताकि बायोज ना हो, पार्शियलिटी ना हो। याद है कि ना? ऐसे सेम इसमें है कि जब कंपनी बिक रही है तो उसकी पेमेंट किसके पास जाएगी? लिक्विडेटर के पास जाएगी। हालांकि आपकी बुक वाले ने ये एंट्री नहीं की, लेकिन अपने करेंगे। पहली एंट्री क्या? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। अब ये एंट्री आप याद करोगे, याद करने की जरूरत नहीं, इसका लॉजिक समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं होगी। याद करने गंगानगर में सभी याद करवाते हैं, आप लॉजिक समझ लो। न्यू कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर किया। जब आप कोई बिजनेस खरीदते हो युवराज, तो वो आपकी एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट्स क्या होती है? तो बिजनेस परचेज क्या होगा? डेबिट। लॉजिक क्लियर है? दूसरा, आपने बिजनेस परचेज किया, डेबिट कर दिया। आपने 10 लाख का बिजनेस परचेज किया, आपको पेमेंट भी कितनी करनी है? 10 लाख करनी है। किसको? ओल्ड कंपनी को। और ओल्ड कंपनी का कौन मुखिया है? लिक्विडेटर। उसको देने हैं आपने। आपकी क्या है? लायबिलिटी क्या होती है? समझा क्या? तो बिजनेस परचेज बेटा अकाउंट्स में तो पूछो मत, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है खुद ने भी बहुत ज्यादा पढ़ गया। गंगानगर का बच्चा ना पढ़ के कुछ नहीं है, रियलिटी है, आपको पता होगा। गलत तो नहीं कर रहे युवराज? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। बोलो बात, लॉजिक क्लियर हो गया? अच्छा, खरीद लिया, बिजनेस खरीद लिया। मैंने क्या खरीद लिया? बिजनेस। अब सुनो नीरज, उस बिजनेस में क्या है? कुछ एसेट्स है और कुछ लायबिलिटी। मैंने उस एसेट्स को युवराज अलग अलग डेबिट क्रेडिट ना करके इकट्ठा डेबिट कर दिया। कर दिया। अब मैंने कहा चलो बिजनेस का पैकेट खोल के देखते इस पैकेट में है क्या। जब खोला पैकेट तो कुछ तो उड़ के एसेट्स निकली और कुछ, मैंने कहा मुनीम साहब जल्दी कर एसेट्स को डीआर कर दे और लायबिलिटी को। बोलो बात समझ। मतलब जो मैंने न्यू कंपनी ने खरीदा है ओल्ड कंपनी से, जो जो एसेट्स आई उस पैकेट के अंदर, मैं समझाने के लिए पैकेट बोल रहा हूँ, उसको बिजनेस बोल रहा था मैं, तो उसमें जो जो एसेट्स उसको डीआर कर दे, जो जो लायबिलिटी उसको सीआर कर दे। कहता जी कर दिया। अब वो खाली पैकेट रह गया, अब बताओ उसकी कोई वैल्यू है? ध्यान से सुनना, जो खाली पैकेट है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको फेंक देंगे अपने। ऐसे करते अपने, कोई चीज मंगाई अपनों ने, मोबाइल मंगाया तो मोबाइल में अपनों ने निकाल लिया उसका जो कवर था, ठीक है, जो बिल्कुल थे वो रख लिया, कवर जो गत्ता है वो क्या करोगे आप? फिर उसका यूज नहीं है। उसका यूज कब तक है? जब तक उस कवर के अंदर क्या है? मोबाइल है, तब तक तो बड़ा वो सेफ रहेगा। और जैसे उसमें से मोबाइल निकलेगा तो बाहर का जो कवर है, गत्ता है, उसको आप फेंक दोगे। तो वो मैं ये कह रहा हूँ, उस बिजनेस के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी थी, आपने उसको डीआर कर दिया, तो आपने ऊपर बिजनेस परचेज को क्या किया था? आपने डीआर किया था। तो उसमें से एसेट लायबिलिटी निकाल चुके हो, तो उसमें से ये बिजनेस परचेज क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इस बिजनेस परचेज को नीचे क्या कर देंगे? सीआर। बोलो बात समझ आएगी? तो ये देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, जो कह रहा हूँ वो सीखो। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। सर एसेट डीआर कितने में करेंगे? जितने में उसने ली है न्यू कंपनी, टेकन ओवर वैल्यू, टेकन ओवर वैल्यू जितने में उसने ली है। किसने? ये किसकी बुक्स बता रहा हूँ मैं आपको? तो न्यू कंपनी ने जितने में ली उतने में लिख देंगे। लैंड 1 लाख की, बिल्डिंग 2 लाख की, कंप्यूटर 4 लाख का लिख देंगे। समझ आ गई? टू लायबिलिटी कितने में ली वो लिख देंगे, और टू बिजनेस परचेज लिख देंगे। टू, अब ध्यान से सुनना, डीआर भी कर दिया और सीआर भी कर दिया। एंट्री मैच होनी चाहिए। एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर फिर भी डेबिट में डिफरेंस रह गया तो गुडविल मान लेंगे, बैलेंस इन फिगर लिखा है। और अगर क्रेडिट में डिफरेंस है तो कैपिटल रिजर्व मान लेंगे। याद करो वहां पर भी ऐसे किया था, लेकिन वहां पर अपने लिख के करते थे, यहाँ पे एंट्री में कर रहे हैं। बात तो वही है, वहां पर लिखते थे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस शेयर इन नेटवर्थ। नेटवर्थ में कितना हिस्सा है हमारा, हिस्सा ज्यादा आया तो कैपिटल जो था, हिस्सा कम आया तो गुडविल था। वही बात क्या है यहाँ पर अपने एंट्री के अंदर ही, एसेट डीआर, लायबिलिटी सीआर। अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो सीआर भी कम आएगा, कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है तो ऊपर गुडविल मान लेंगे। बोलो बात समझ आएगी? बोलो बात समझ आएगी? हो गया जी। पहली एंट्री किस चीज की? बिजनेस को टेक ओवर करने की। दूसरी, अब आपकी बुक में पता क्या क्या हुआ है मैं बताता हूँ।
चलो ये कंप्लीट करता भाई, ये दो एंट्री समझ आ गई। ये बिजनेस खरीद लिया, ये एसेट लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड कर लिया, अब वो लिक्विडेटर कहेगा भाई साहब मेरे को पेमेंट दे दो, मैं भी जाऊँ अपने घर इनको पेमेंट करके। तो यहाँ हमने लायबिलिटी बना था लिक्विडेटर को, क्योंकि हमने उसको पेमेंट देनी थी। जब हमने उसको पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म। लायबिलिटी क्या होती है, सीआर, और कैंसिल करने के लिए क्या करना है, डीआर। तो व्हेन पीसी इज पेड, तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, नई कंपनी ने क्या दिया, मान लो नई कंपनी ने शेयर दिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दिए तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर दिए तो टू डिबेंचर, और मान लो 10 का शेयर 12 में दिया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और कैश दिया तो क्या लिख दोगे, टू कैश। बोलो बेटा, लिखा हुआ क्या, कहाँ लिखा मैंने, हाँ मैंने वो समझाने के लिए लिखा, टू कैश टू कैपिटल, तो जो दिया, मतलब मैंने समझा दिया, जो दिया जो दिया वो यहाँ आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई नहीं आती। एक नंबर एंट्री बिजनेस को रिकॉर्ड करने की, 2 नंबर एसेट लायबिलिटी को ऊपर करने की, 3 नंबर पीसी की पेमेंट करने की। सीक्वेंस याद रखना ताकि इजी हो जाए। अच्छा कर लिया जी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी एसेट भी डीआर कर दी, और लायबिलिटी क्या कर दी बेटा, सीआर। लायबिलिटी सीआर कर दी। कौन सी लायबिलिटी सीआर की है, जो मैंने ओल्ड कंपनी से ली थी। अब जो मैंने ओल्ड कंपनी से ली युवराज, वो लायबिलिटी टिक नहीं रही, एक्टिंग कर रही है, ऐसे है, वहां तो ऐसे होता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये है। मैं कहा ये पकड़ पैसे उठ रही, मतलब वो ज्यादा एंड टेन बैन करेगा तो मैं उसकी क्या कर दूंगा, पेमेंट करके उसकी छुट्टी। तो वही बात है बेटा, वेन लायबिलिटी डिस्चार्ज, मतलब कोई लायबिलिटी वाला उसको तकलीफ है तो उसकी क्या कर देंगे हम, पेमेंट तू चल कर पे अपने, ये पकड़ तेरे पैसे और चल। समझा गई मेरी बात। तो अगर लायबिलिटी को पेमेंट करना तो क्या करो, तो आप समझदार हो बेटा, लायबिलिटी क्या होती है, सीआर। पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म, और खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, मान लो आपने पैसे दिए टू बैंक, चेक दिया टू बैंक, कैश दिया टू कैश, और मान लो उसको लायबिलिटी होल्डर का नाम है डिबेंचर, क्या नाम है, उसके पुराने डिबेंचर लेके आपने क्या दे दिए, नए डिबेंचर दे दिए। समझ आ गया, तो फिर टू न्यू डिबेंचर लिख देंगे। समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात। तो अगर बैंक और लायबिलिटी बनाएंगे तो नई लायबिलिटी बना देंगे। समझ आ गई मेरी बात को, बोलो बेटा। अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुनना, मैंने ये चीज आप पढ़ी हुई है आपने, मतलब उसमें इंटर कंसोलिडेशन में, ए कंपनी को किसने खरीद लिया, बी ने। ए कौन है, परचेजिंग कंपनी, ए वेंडर कंपनी थी, फॉर एग्जाम्पल वेंडर थी, और बी क्या थी, परचेजिंग। दोनों खरीद लिया। खरीदने से पहले, खरीदने से बी ने ए से पैसे लेने थे, बी ने, समझा क्या, खरीदने से पहले आपस में कोई लेन देन होता होगा उनका आपस में, बी ने ए से, तो बी की क्या थी, डेटर, बी ने लेने थे, और ए ने देने थे, ए के क्या थे, क्रेडिटर। ऐसा ही था। अब मैंने ए को ही खरीद लिया, ए को ही, तो ए की सारी एसेट्स भी मेरी बन गई, और ए की सारी, अब लायबिलिटी में वो क्रेडिटर भी आ गया। बारात जब आई तो बारात में वो भी आ गया, कौन, क्रेडिटर। और मैं सोचता रही है तो मैंने लेने मैंने देने, म्यूचुअल आइटम होगी नहीं होगी, बोलो बच्चों, क्या होगी, क्या कर दोगे, और कैंसिल करना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन यहाँ कैंसिल लाइन लगा के नहीं होगा। डेटर क्या होते हैं, एसेट्स, एसेट्स क्या होती है, डीआर, कैंसिल करने के लिए सीआर। क्रेडिटर क्या होते हैं, सीआर, कैंसिल करने के लिए। अगर डेटर क्रेडिटर की जगह बीआर बीपी भी हो सकता है, समझ आ गया, तो उनको कैंसिल करने की एंट्री करेंगे, क्रेडिटर या बीपी अकाउंट डेबिट टू डेटर या बीआर, जो भी होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ये कैंसिल कर दिया बेटा। ये होगा तो एंट्री होगी, नहीं होगा तो नहीं हो जाएगी। पहली एंट्री बिजनेस खरीदने की, दूसरी एसेट लायबिलिटी रिपोर्ट करने की, तीसरी पेमेंट की, पीसी की पेमेंट, चौथा लायबिलिटी नहीं टिक रही, पांचवा म्यूचुअल आइटम, सिक्स्थ एंट्री। अब क्या होता है, कंपनी जो बंद हुई है, ओल्ड कंपनी बंद हुई है ना, उसके बंद होने के कुछ खर्चे होंगे, आपने पढ़ा होगा वहां, वाइंडिंग अप के खर्चे लिक्विडेशन में। तो वाइंडिंग अप के खर्चे कौन बियर करेगा, देखा जाए तो ओल्ड कंपनी के खर्चे ओल्ड कंपनी बियर करेगी। लेकिन क्या हुआ, जब इन दोनों का आपस में करार हुआ था, ठहराव हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था,
तब ये बात हुई थी कि भैया पुरानी कंपनी ओल्ड कंपनी बंद करने के खर्चे न्यू कंपनी बियर करेगी। सर ये क्या मतलब, अगलों ने कर लिया एग्रीमेंट, आप मुनीम हो, अपने लेवल में रहो। उसने कहा था कौन पे करेगी, न्यू कंपनी पे करेगी। मतलब अपना एग्जाम्पल भी, तो अब न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के लिक्विडेशन के खर्चे पे करिए। देखा जाए तो नहीं करने चाहिए, बट एग्रीमेंट हुआ है। तो अब बताओ वो क्यों दे रही है, वो एक्स्ट्रा पेमेंट ही होगी। भाई मैंने एसेट लायबिलिटी खरीदी नीरज, उसकी पेमेंट दे दी, मैंने दे दिया नहीं दे दी, दे दी। उसके अलावा मैं उसके कंपनी के बंद होने के खर्चे और पे कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, कुछ बेनिफिट दिखता होगा तो ही कर रहा हूँ यार, बिना बेनिफिट के तो इंडिया में कुछ भी नहीं है। बोलो समझ आया कि नहीं? तो वो एक तरीके से देखा जाए तो न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है। कोई फ्यूचर दिखता होगा तो हम उसको गुडविल मानेंगे। क्या मानेंगे, बेनिफिट दिखता होगा, बेनिफिट ही गुडविल होता है, ठीक है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय न्यू कंपनी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। समझ आ गया मेरी बात? बोलो बेटा, ये लास्ट एंट्री, क्रिएट स्टैच्यूरी रिजर्व। क्या लिखा है? अब क्या होता है, कुछ रिजर्व होते हैं स्टैच्यूरी, स्टैच्यूरी का मतलब समझते हो, वैधानिक, वैधानिक का मतलब समझते हो, लीगल, लीगल का मतलब समझते हो, कानूनी। मतलब वो जैसे शिपिंग रिजर्व है या एक्सपोर्ट रिजर्व है, जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है ना उनको वो रिजर्व बना के रखना पड़ता है 8 साल तक। कितने साल तक? 8 साल तक एक्सपोर्ट रिजर्व। मान लो ओल्ड कंपनी ने एक्सपोर्ट रिजर्व बना रखा था, अभी 3 साल ही हुए थे। कितने साल हुए थे? 3 ही हुए थे। 5 साल अभी और बनाना था ना, लेकिन वो बिक गई। तो लो ये कहता है, कानून ये कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ये कहता है कि 3 साल तो इसने रिजर्व बना लिए, अब 5 साल ये रिजर्व न्यू कंपनी तू बना। बोलो बात समझ आएगी? तो वो स्टैच्यूटरी रिजर्व कौन बनाएगी? न्यू कंपनी। 5 साल तक बनाएगी, उसके बाद कैंसिल कर देगी। अब बनाएगी कैसे, देखो बनाने आपको आते हैं बेटा। आपको पता है स्टैच्यूटरी रिजर्व बनाने हमारे को, तो एंट्री क्या होगी, जरा ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए एरो लगाया हुआ है। रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व सीआर होते हैं बेटा। तो एंट्री होगी अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्या होगा, टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। जैसे शिपिंग रिजर्व है शिपिंग रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व है तो एक्सपोर्ट। इसलिए मैंने एरो यो लगाया है, तभी मैं सोचने लगा ये क्या हुआ। मतलब ये होगा बेटा अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू, मतलब स्टैच्यूटरी रिजर्व नीचे लिख रहा, समझ आ गई मेरी बात? इसलिए अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व अकाउंट। समझ आ गया क्या? अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व अकाउंट। बोलो बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। तो ये अपनी 7 एंट्री है। मैं दोबारा बता दूं, नंबर 1 बिजनेस को एंट्री करने की, दूसरा एसेट्स को रिकॉर्ड करने की, तीसरा पीसी की, चौथा लायबिलिटी पेमेंट करने की, पांचवा म्यूचुअल आइटम, सिक्स जो है लिक्विडेशन के खर्चे, और 7 का स्टैच्यूटरी रिजर्व। ये 7 एंट्रियां होती है न्यू कंपनी। बहुत आसान है देखा जाए तो, ये 7 एंट्री आप नोट कर लो फटाफट। साथ में क्रिएट स्टैच्यूटरी रिजर्व, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। बेटा ये नीचे लिखना है, इसको ध्यान से सुन लो। पहले ये लिखना है अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व अकाउंट। हो गया नोट भाई? चलिए, तो ये 7 एंट्री है। ये कब है, जब अमलगामेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा बाद में, नेचर ऑफ परचेज है। क्या बेटा एनपी लिखा है, ये लिख लेना। ये 7 एंट्री कब होगी, जब नेचर ऑफ, सर नेचर ऑफ मर्जर होगा तो क्या एंट्री होगी, यही एंट्री होगी। थोड़ा एक लाइन का चेंज आएगा, सिर्फ सेम ही समझो, हल्का सा चेंज आएगा। बट 99% क्वेश्चन अपनी बुक में किसके हैं, नेचर ऑफ परचेज की है। समझ आ गया? सर नेचर ऑफ परचेज कब होता है, जब नेचर ऑफ मर्जर नहीं होता। ये तो गलत आंसर नहीं, सही आंसर। नेचर ऑफ मर्जर कब होता है, जब वो 5 कंडीशन पूरी होती है। ऐसे याद करो, नेचर ऑफ मर्जर कब होता है, जब
5 कंडीशन पूरी होती है। अगर इन 5 में से कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना, तो वो मर्जर नहीं है, फिर वो क्या है, परचेज है। और ये परचेज की एंट्री सिखाई हुई है। ये किसकी एंट्री है, ये आप हेडिंग में लिख लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ परचेज मेथड। एनपी को इसीलिए लिखा है मैंने, मैं पहले लिखना रह गया था, फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बेटा नेचर ऑफ परचेज से एंट्री है। नेचर ऑफ मर्जर में भी यही एंट्री होंगी, सिर्फ एक लाइन का चेंज आएगा, यहां पर बताऊंगा क्या आएगा। ऐसे मत ना कि नेचर ऑफ मर्जर में 7 एंट्री फिर बताएंगे सर, ना, सेम ही है, एक लाइन का चेंज आएगा यहां पर। सेकेंड एंट्री में फर्स्ट सेम होगी, सेकेंड एंट्री में एक लाइन का चेंज आएगा सिर्फ, थर्ड भी सेम, फोर्थ भी, सब कुछ सेम होगा, एक लाइन का चेंज आएगा। सर बता ही दो ना, नक्की होगा, बता दो, बता ही देता हूं। देखो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, अकॉर्ड, इसके आगे लिख लो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ परचेज मेथड, लिख लो बेटा प्लीज, अकॉर्डिंग टू, हेडिंग में लिख लो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ परचेज मेथड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब इसी के नीचे आप लिख लेना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मर्जर मेथड। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मर्जर मेथड। In this method, all entries will be same except entry number 2, मतलब when assets and liability in this method all entry will be same except entry number 2, और entry number 2 की हेडिंग क्या थी, when assets and liability recorded, ठीक है। वहां पर देखो मैंने बेटा एसेट्स अकाउंट डेबिट, वहां पर लिखा है ब्रैकेट में टेकन ओवर वैल्यू, क्या लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा आपने, पहले देखो लिखा है, जितने वैल्यू पर इसने ली, किसने ली, न्यू कंपनी ने ली। लेकिन मर्जर का मेथड क्या था युवराज, कि भाई साहब बुक वैल्यू मिलेगा, मर्जर में क्या था, बुक वैल्यू मिलेगा। तो मतलब 2 नंबर एंट्री टेकन ओवर वैल्यू से नहीं होगी, मतलब कर देता हूं, ऑल एंट्री विल बी सेम एक्सेप्ट एंट्री नंबर 2 बिकॉज
एंट्री नंबर टू रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, recorded at book value in book value if amalgamation nature of purchase, नेचर ऑफ मर्जर, इफ अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर। अगर अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर का है तो अकाउंट 2 नंबर एंट्री किस पे होगी बेटा, बुक वैल्यू पे होगी। और क्या एंट्री होगी सुनना, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, एट बुक वैल्यू। टू ऑल लाइबिलिटी टू, अब सुनो, in this method all entry will be same except entry number 2 when asset and liability recorded, because entry number 2 recorded at book value if amalgamation nature of merger। amalgamation of merger में अगर आप एसेट लाइबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड करते हो, बुक वैल्यू पर, ठीक है जी, रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, ये ब्रैकेट में कर लो, बुक वैल्यू एंड पहला डिफरेंस समझ में आ गया बेटा कोमल, कि एसेट लायबिलिटी को किस पे लिखेंगे, बुक वैल्यू पे। एंड आल्सो रिकॉर्डेड ओल्ड कंपनीज रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब साथ के साथ ओल्ड कंपनी के क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। आपको लिखा है 5 कंडीशन में, 2 नंबर मर्जर में लिखा है, मर्जर में न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी की सभी एसेट लेगी, सभी लायबिलिटी लेगी, इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, लिखा है या नहीं लिखा है, मतलब उसके रिजर्व सरप्लस भी लेगी। तो एंट्री क्या होगी, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट एट बुक वैल्यू टू ऑल लायबिलिटी, ये भी किस पे, एट बुक वैल्यू, और टू ऑल रिजर्व, वो भी एट बुक वैल्यू होंगे, और टू बिजनेस परचेज। अब इसमें इस एंट्री में डिफरेंस नहीं आएगा, ना गुडविल आएगा ना, कारण बताऊं क्यों नहीं आएगा, लॉजिक समझ आ गया होगा। जब सारी चीजें बुक वैल्यू पे लिख रहे हो तो डिफरेंस कहां से आएगा, मतलब जितने की एसेट्स है उतनी की लायबिलिटी है, बराबर होएगा हमेशा। आगे बात समझे, बोलो। तो टू, अगर कई बार क्या होता है, अगर मान लो पीसी की पेमेंट की, अगर डिफरेंस आ भी जाए, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू टू ऑल रिजर्व एट बुक वैल्यू और टू बिजनेस परचेज, तो यहां पर मैंने लिखा था अगर डिफरेंस आ जाए तो कैपिटल रिजर्व लिखना है, लिखा था, और यहां डेबिट में डिफरेंस आ जाए तो क्या लिखना है, गुडविल। लेकिन यहां पर कोई भी डिफरेंस आए तो टू जर्नल रिजर्व ही लिखना है, या जर्नल रिजर्व अकाउंट डीआर, बैलेंस फिगर, बस। एट्टी % चैप्टर खत्म हो गया, मजाक नहीं कर रहा। अब इसमें क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टेड कराऊंगा 5-7 जो आने वाले हैं, बस फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मतलब आएगा। बेटा सुनना जरा ध्यान से, ये एंट्री जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इधर देखो, वही एसेट्स को डीआर करना है, वही लायबिलिटी को सीआर करना है, ठीक है। लेकिन वहां पर किस पे करते थे अपने, मार्केट वैल्यू पे, टेकन ओवर वैल्यू, यहां पर किस पे करेंगे, बुक वैल्यू। तो सर हम लोग गलती कर देंगे, अरे एक्चुअल में क्या होगा, नेचर ऑफ मर्जर होगा ना, तो आपको मार्केट वैल्यू देगा ही नहीं, अगर मार्केट वैल्यू में लिया तो नेचर ऑफ मर्जर ही नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि बुक वैल्यू पे लेगा तो नेचर ऑफ मर्जर है, बोलो बात समझ आएगी। अच्छा, फिर एक बात ध्यान रख लेना भाई, आपको 5 कंडीशन याद है, बुक वैल्यू मिलेगा और इसमें रिजर्व सरप्लस मिलेगा, बस इसमें रिजर्व, पहला डिफरेंस समझ में आ गया, क्या है, बुक वैल्यू पे लिखेंगे। दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस,
डिफरेंस जो आएगा उसको गुडविल या कैपिटल तो लिख देते हैं, यहाँ पर जनरल लिख देंगे। बस ये 3 बातें याद रखनी है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या फर्क है, पॉइंट रिमेंबर क्या रखना है, रिमेंबर नंबर 1 बुक वैल्यू पे लिखना है, नंबर 2 ऑल रिजर्व भी लेने हैं, और नंबर 3 डिफरेंस क्या लिखना है, जनरल। बस ये 3 बातें ध्यान रखो। आगे बात समझे। तो ये इस तरीके से हमने ये बुक्स कंप्लीट कर ली, किसकी, न्यू कंपनी। ठीक है, ऐसे हमने किसकी बुक्स करेंगे, ओल्ड कंपनी की बुक्स करेंगे। किसकी बुक्स करेंगे, ओल्ड कंपनी। पहले न्यू कंपनी की जो बुक्स की है उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन निकालिए। अच्छा, पीसी निकालने के कितने मेथड है बेटा, तो कौन कौन थे, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में क्या था, ऑल एसेट माइनस लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अमलगामेशन ऑफ कंपनी। द एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड हुज बिजनेस आर सिमिलर नेचर। कहता दो कंपनी एक्स और वाई, उनका बिजनेस का नेचर क्या सिमिलर है, डिसाइडेड टू अमलगामेट ए न्यू कंपनी ओल्ड जेड लिमिटेड। कहता है एक्स और वाई दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जेड बनाएंगे। अब बताओ, सुनो बच्चों ध्यान से, इसमें ओल्ड कंपनी कितनी है, 2 है, एक एक्स है और एक, और न्यू कंपनी का क्या नाम है, जेड। तो न्यू कंपनी किसकी एसेट्स लेगी, एक्स की भी लेगी, और यहाँ 3 कंपनी होगी ना, तो ओल्ड 2 होगी। समझ आ गया, चलिए। इज फॉर्म टेकन ओवर देयर रिस्पेक्टिव एसेट्स एंड लायबिलिटी, द फॉलोइंग आर द रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट। दोनों की एसेट लायबिलिटी ले ली, और ये बैलेंस शीट दे रखी है एक्स की और वाई की। एक्स की बैलेंस शीट दे रखी बेटा, इक्विटी शेयर है, रिजर्व है, डेवलपमेंट रिजर्व है, लायबिलिटी है। ठीक है, ओके ओके ओके। आगे नीचे क्या लिखते हैं, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड ड्रॉ अप बैलेंस शीट ऑफ जेड कंपनी। कुछ नहीं कहा, सिर्फ पीसी निकलवाया उसने। क्या बोला है, क्या निकालो, पीसी। और जेड कंपनी की नई बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट सर सिखाई नहीं, सिखाई हुई बेटा। जेड कंपनी नई कंपनी है, अब आप नई कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी आती है, सिखाई है। जो जो नई कंपनी के पास एसेट्स आई है वो एसेट्स में लिख देंगे, जो नई कंपनी के पास लायबिलिटी आई है वो लायबिलिटी में लिख देंगे, है बेटा। कहेगा तो करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड ड्रॉ द बैलेंस शीट एज्यूमिंग अमलगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। और दोबारा कहता है ये करो अमलगामेशन नेचर ऑफ परचेज। एक बार क्या मान के करो, और एक बार, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पीसी नेट एसेट्स मेथड से निकालेंगे या नेट पेमेंट से, देखो क्वेश्चन में कुछ बता रखा है क्या, ये पहचान सीख ली तो समझ सब कुछ आ जाएगा। बता रखा नहीं बता रखा ढूंढते रह जाओगे, नहीं बता रखा सुन लो। हेलो, नेट पेमेंट मेथड में होता है कि आपने, हेलो, नेट पेमेंट मेथड में होता है कि न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को क्या क्या दिया। ये लिखा था, ऑल पेमेंट मेड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी शेयर होल्डर। इसमें पता है न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को क्या क्या दिया, बता रखा है, नहीं बता रखा, हेलो, नहीं बता रखा, तो पेमेंट मेथड नहीं लगेगा। पेमेंट मेथड कब लगेगा, जब क्वेश्चन बताएगा कि न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को क्या क्या दिया, जब लगेगा पेमेंट मेथड। और जब पेमेंट मेथड नहीं बता रखा, नहीं लगेगा ना, पेमेंट मेथड नहीं लगेगा, तो कौन सा मेथड लगेगा, एसेट्स मेथड। सर ऐसे कैसे, सुनो, एसेट्स मेथड का फॉर्मूला क्या था, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हमें एसेट्स भी मत है, हमें लायबिलिटी मत है, तो इसमें डाटा ही कौन सा पता हमारे को,
एसेट्स मेथड का बताया, तो ऐसे समझ लो पेमेंट मेथड तब लगेगा जब क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कौन सा मेथड लगेगा? नेट एसेट्स मेथड। नीचे नोट में लिख लो ये बात, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो नीचे, रिमेंबर अपनी लैंग्वेज में लिख लो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट पेमेंट मेथड लगाना है तो नेट पेमेंट मेथड लगेगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो नेट एसेट्स मेथड लगेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट की तो नेट पेमेंट मेथड लगेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा कौन सा मेथड लगेगा? नेट एसेट्स मेथड लगेगा। नोट कर लीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन में अपने पीसी कौन से मेथड से निकालेंगे? नेट एसेट्स मेथड से निकालेंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, कौन से क्या लगाना भाई? नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, नेचर ऑफ मर्जर। आ जाओ बेटा। सर मर्जर में पीसी कैसे निकालेंगे? सुनते जाना आप। बेटा बताओ, नेचर में एसेट्स और लायबिलिटी किस पे लेते हैं? बुक वैल्यू पे। और रिजर्व भी लेते हैं, हाँ याद है ना। चलो इधर देखना सारे, इधर देखो जरा, सब रेडीमेड है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ बाय नेट एसेट्स मेथड। कौन से मेथड देकर अपने? नेट एसेट मेथड। सुनो बेटा, अब आप एक काम करो, सारी एसेट्स लेंगे? अरे बोलो, किस पे लेंगे? बुक वैल्यू पे। एक्स की एसेट देखो क्या है? प्रेमाइसिस है, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, ये सारी यही लेनी है। इसका टोटल पता ही है बैलेंस शीट में, टाइम बचा ले थोड़ा सा, सारा लिख सकते हो अलग अलग, फिर उसका टोटल करोगे वही आएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो इसलिए मैं लिख दिया टोटल एसेट्स नीचे 83,300। एक ही देखना। अच्छा, इसमें से लेस क्या करोगे? लायबिलिटी। एक्स की लायबिलिटी देखो कितनी है? 3300 का लेस कर दिए। और नेचर ऑफ कौन सा ये? तो इसमें रिजर्व और सरप्लस भी लेते हैं, तो लायबिलिटी लेस कर दी, फिर लेस कर दो रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व देखो कितने हैं? 4,000 और डेवलपमेंट रिजर्व कितना है? 1,000। घटा दिया, पीसी कितना आ गया? 7500। बोलो बात समझ आएगी नहीं है? ऐसे सेम वाई का कर दिया। आगे बात समझे? ये लो जी पीसी, मतलब एक्स कंपनी को कितनी पेमेंट मिलेगी? 75,000 और वाई को कितनी मिलेगी? 30,000। कोई डाउट है क्या किसी को? दिनेश सर इसमें रिजर्व सरप्लस लिए? हाँ जी लिए, क्योंकि नेचर ऑफ मर्जर है। अब बच्चा कहता सर थोड़ा दोबारा बताओ। सुनो, अगर नेचर ऑफ परचेज होता, हेलो, तो पीसी कैसे निकलता? टोटल एसेट्स 83,300, लेस क्या करते? लायबिलिटी, सिर्फ क्रेडिटर लेस करते, और इधर क्या लेस करते? ये क्रेडिटर। तो इसमें पीसी कितना आएगा? 80,000 और 40,000। बोलो बात समझ आएगी? इसमें रिजर्व सरप्लस लेते ही नहीं है, उसमें लेते हैं। दोनों में फर्क ये, हालांकि आना मुश्किल है, लेकिन यहां से क्या लॉजिक क्लियर होता है इस क्वेश्चन से, दोनों इकट्ठे हैं। बोलो बात समझ आएगी? अगर मर्जर है तो पीसी ये है, अगर परचेज है तो पीसी ये है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? हो गया बेटा? अगर तो इसमें ध्यान रखना, इसमें पीसी की ये पेमेंट होगी 75 और 30, कितनी होगी? 1,5। और इसमें कितनी पेमेंट होगी? 80 और 40, कितनी? 1,20। अब देखिए सर इसमें करना क्या? इसमें बैलेंस शीट भी 2 बार बनेगी वैसे देखा जाए तो, एक बार तो इसके अकॉर्डिंग और एक बार इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाई है? 1,20 इसके अकॉर्डिंग बनाई है। बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग बनाई मैंने? नेचर ऑफ परचेज। सर उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई, कॉमन का होमवर्क भी बना लेना। फुल बात समझ आ गई है? अब इसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाता हूं मैं आपको, इसके अकॉर्डिंग, किसके? नेचर ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग। 99% यही आएगा क्वेश्चन में, ठीक है? इसलिए अब सुनो, एक्स लिमिटेड को आपने कितने में खरीदा? वाई को कितने में खरीदा? किसने खरीदा? जेड ने। तो जेड इसको 80 देगा, इसको 40 देगा, कितनी पेमेंट करेगा? 1,00,000। अब 1,20,000 क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो जेड कंपनी एक्स वाई को क्या देगी? 1,20,000 के शेयर देगी। बोलो बेटा,
तो अपने बेटा शेयर कैपिटल लिख दी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 1,20,000। बोलो आगे की नहीं आगे बात समझे? अच्छा, उसके बाद सुनना, उसके बाद हेडिंग लगती है रिजर्व सरप्लस। तो नेचर ऑफ परचेज में रिजर्व सरप्लस तो लेते नहीं अपने, नहीं लेते, नहीं लिए मैंने, नहीं लिए। अब सुनो ध्यान से, लेकिन लास्ट एंट्री लिखाई थी स्टैच्यूटरी रिजर्व। क्या लिखाई थी? अगर स्टैच्यूटरी रिजर्व है तो नई कंपनी को भी वो बना के रखने पड़ेंगे। और बेटा डेवलपमेंट, ये जो लिखा है ना डेवलपमेंट रिजर्व, ये स्टैच्यूटरी रिजर्व होता है, सुन लो मैं लिखा दूंगा, शिपिंग रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व, ये क्या होते हैं? तो ये बढ़ाने थे। अब चलो इसने एंट्री नहीं कराई, स्टैच्यूटरी रिजर्व की एंट्री बोलो क्या थी? अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। स्टैच्यूटरी रिजर्व का नाम क्या है? डेवलपमेंट रिजर्व। तो क्या लिखोगे? टू डेवलपमेंट रिजर्व। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो डेवलपमेंट रिजर्व को अपने रिजर्व में दिखा देंगे 11,000, और अमलगामेशन एडजस्टमेंट को एसेट साइड में दिखा देंगे। ये दिखाया, भूल गया दिखाना, बाद में दिखाया था। किस हेडिंग में आएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग लगेगी। किसकी हेडिंग लगेगी? अदर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग लगेगी। सो आएगा अमलगामेशन एडजस्टमेंट 11,000। बोलो बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो हेडिंग लगा ली। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर एक्स से मैंने लायबिलिटी कितने की ली? 3300 की। वाई से मैंने कितने मिली? जोड़ के लिख दो, 15,300 हो गया। ये टोटल लग गया। कोई डाउट है बेटा? भाई जेड के पास तो कुछ था ही नहीं, जेड के पास वही है जो एक्स वाई से लिया। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स में आ जाओ बेटा। सबसे पहले फ्री होल्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एक्स के पास देखो कितनी बैलेंस शीट में? 40। वाई के पास कितनी है? 0, तो 40 लिख दिया। बोलो समझ आएगा? अमलगामेशन एडजस्टमेंट तो मैंने दिखाई दिया था, बोलो बेटा। उसके बाद प्लांट मशीनरी 18,300, एक्स से ली, वाई से कितनी ली? 33,450। टोटल कितना आ गया? 51,750। कोई डाउट है क्या? उसके बाद करंट एसेट्स जोड़ दो बेटा। स्टॉक इन्वेंट्री दोनों की जोड़ के लिख दो, 16,000 और 11,550। कितना आ गया? डेटर बेटा दोनों का जोड़ के लिख दो, 7,500 और 6,000। और कैश 1,500 और 1,000 जोड़ के लिख दिया। मतलब ये मैंने बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग बनाई? नेचर ऑफ परचेज। हार्ड तो नहीं है, आगे समझ में? नोट कर लो, फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर लो, नोट करना है नोट कर लो। आपका जो दिल करे वो कर लो बेटा। कौन सी बुक दे दो? चलो यहाँ जाते हुए खींच लेना। कोई डाउट है क्या? तो ये बिल्कुल सिंपल था बेटा, ठीक है। चलो कल कराऊंगा आपको, ठीक है। जैसे शाम में, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम।